गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दिशान गांधी है एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक विद डॉक्टर दिशान। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम कोई नया टॉपिक लेके आते हैं जिससे आपकी हेल्थ में थोड़ा इंप्रूवमेंट ला सके। इस बार का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को होती है एंड इंडिया इज नोन टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो डायबिटीज के अंदर आंखों पे होने वाली जो तकलीफें है उसके लिए हम लोग आज एक एक्सपर्ट को लेके आए हैं हमारे स्टूडियो में, हु इज डॉक्टर वानी शाह। शी इज अ सीनियर रेटिना सर्जन एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो वेलकम डॉक्टर वानी। थैंक यू सो मच। वानी जी, सबसे पहले तो डायबिटीज और उससे आंखों पे होने वाले जो इफेक्ट्स है उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता सके। जी, डायबिटीज मेनली अगर हम देखने जाएं तो डायबिटीज हमारी जो छोटी छोटी नलियां होती है, स्मॉल वेसल डिजीज बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका असर हमें 3 अंगों पे दिखता है। एक है आंख का पर्दा, दूसरा है किडनी और तीसरा है पेरिफेरल, हमारी जो नर्व्स होती है उस पे। तो आंख के पर्दे में इसका असर बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। डायबिटीज की वजह से ये नलियां बंद हो जाती है, ब्लॉक होने लगती है, तो वहां पे जो सर्कुलेशन होता है उसको ये असर करता है। और इसकी वजह से धीरे 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 वो पर्दे को कमजोर कर सकता है। चाहे ब्लड सप्लाई कम हो या उस पे लीकेज होके सूजन आती है, इन सारी चीजों से हमारी नजर को असर हो सकता है। सो बेसिकली जैसे हम लोगों को पता है कि मीन्स वी आर फ्रॉम सूरत, गुजरात, एंड गुजरात में काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग तो दाल में भी शुगर खाते हो एंड यू आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स भी ये कहीं ना कहीं पता चला है कि वी आर एट अ पीक ऑफ डायबिटीज, मीन्स वी आर नोन टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज नोन टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इतने सारे लोगों को डायबिटीज है, तो उसके अंदर से कितने ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क है? डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क देखने जाएं तो जितने भी डायबिटिक्स हैं उनमें 12 to 16%, हर एक रीजन के अलग अलग उसके हिसाब से अबाउट 12 to 16% रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है। और इसमें से विजन थ्रेटनिंग रेटिनोपैथी जो बोलते हैं कि जिस डायबिटीज की वजह से जिनके विजन को ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है और ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं, दैट इज अबाउट 4%। तो इंडिया में भी देखने जाए तो ये जो नंबर है दैट क्रॉसेस 3 lakhs। और ये तो हमने नंबर की बात की, बट जानने की बात ये है कि ये ब्लाइंडनेस प्रिवेंटेबल है। अगर समय से ट्रीटमेंट होता है तो इसमें से 90% लोगों को या आंखों को हम ब्लाइंड होने से रोक सकते हैं। समय से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये बहुत ही जल्दी ऑलमोस्ट ब्लाइंडनेस तक प्रोग्रेस कर जाता है। सो सबसे मेरे लिए तो सबसे अच्छा न्यूज़ ये है कि मींस दिस इज प्रिवेंटेबल एंड दिस इज ट्रीटेबल। यस। ओके, एंड तो कमिंग टू द डायग्नोसिस पार्ट और कमिंग टू द प्रिवेलेंस पार्ट, हमने जैसे बोला कि मतलब 12 to 16% के बीच में ये डायबिटीज जो डायबिटिक्स है उनमें 12 to 16% को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है। तो इसके कोई साइंस या सिम्टम्स है जिससे उन लोगों को पता चल सके कि जिससे दे विल बी द सफरर्स? देखिए, ये सारे जो चेंजेस है वो चेकअप पे ज्यादा मालूम पड़ते हैं। अर्ली स्टेजेस जो होते हैं दीज आर एसिम्प्टोमेटिक, इसके कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। अगर लक्षण आने लगे तो उसका एक मतलब ये होता है कि थोड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे लिए की पॉइंट ये है कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को उसी स्टेज पे जाने जब तक उसके कोई लक्षण आए ही नहीं है। बराबर। और इसका सबसे अच्छा रास्ता है स्क्रीनिंग के द्वारा। बराबर। जैसे जब भी आपको डायबिटीज होता है तो आपके डॉक्टर रूटीनली आपको शुगर मॉनिटर कराते हैं, किडनी का क्रिएटिनिन रिपोर्ट मॉनिटर कराते हैं, उसी तरह से आंख का पर्दे का भी एक रिपोर्ट कराना जरूरी है। तो उसकी जो गाइडलाइंस है उसमें सबसे पहला चेकअप जब भी आपको डायबिटीज डिटेक्ट होता है उस समय पे कराना चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली। जनरली 6 months to yearly रूटीन चेकअप इज रिक्वायर्ड, और ये चीज चेकअप पे ही मालूम पड़ती है। गोल्ड स्टैंडर्ड देखने जाएं तो आंख में ड्रॉप डाल के कीकी को बड़ा करके पर्दे का चेकअप रेटिना सर्जन द्वारा होता है। उसमें माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स हमको मालूम पड़ सकती है। तो साल में एक बार ये कराना हमारे लिए जरूरी है। सो इज इट एडवाइजेबल ओनली फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री में भी है उन लोगों को भी ये चेकअप करवाना चाहिए? डायबिटीज जिनको है
उनके लिए ये एकदम एसेंशियल है। Okay. उनको तो साल में एक बार कराना ही है। बट अबव द एज ऑफ 40 पर्दा जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आँख का हृदय बोल सकते हैं, और वो एक ब्रेन का ही हिस्सा है। तो पर्दे में जो भी इश्यूज आते हैं, बहुत सारे कंडीशंस ऐसी है जिसको हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। बराबर। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ही बेहतर है। तो अबव 40 हर एक जन को एटलीस्ट एक बार पर्दे का जांच कराना है। जिनको माइनस पावर ज्यादा है, मायोप्स है, उनको भी एक बार पर्दे का जांच जरूर से कराना है। अब हम लोग मतलब ये डिस्कस कर रहे हैं कि पर्दे का जांच करवाना है, तो पर्दे का जांच नॉर्मली तो हर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करता है। यस, हर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पर्दे के सेंटर तक का जांच कर सकता है। Okay. बट पूरे पर्दे का जांच जो साइड का भी पर्दा है, वो सारी के लिए रेटिना स्पेशलिस्ट इज रिक्वायर्ड। Okay. उनसे कराने पे हमको बेहतर मालूम पड़ता है। ओके, सो मैं जो समझ पा रहा हूँ उसके अंदर मतलब रूटीन चेकअप तो करवाना ही है, एट द सेम टाइम एक रेटिनल एग्जामिनेशन भी वंस अ ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पीपल हु आर अबव 40, Yes, as well as the people who are suffering from diabetes. डायबिटीज एंड माइनस मायोपिया, यानी जिनको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, Okay. माइनस पावर होते हैं, उनके लिए। ओके नाउ ये जो डिजीज है मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है क्या ये मतलब डेंजरस होता जाता है, या फिर कौन से पेशेंट्स को सबसे ज्यादा इसकी केयर लेने की जरूरत है? जी, अभी डायबिटिक रेटिनोपैथी बनता कैसे है उसका अगर हम जानने जाएं, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई पाइप है जिसमें लंबे समय से खारा पानी चल रहा है, हाँ, तो पाइप धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, बिगड़ने लगेगी, राइट? yes. उसी तरीके से अपनी खून की नलियों में बहुत लंबे समय से ज्यादा शुगर वाला खून बह रहा है, तो ये नलियों को नुकसान करता है। बराबर। पहले स्टेज में उसमें ब्लॉकेज होता है और लीकेज होना चालू होता है। दूसरे स्टेज में वो ब्लॉक होके वहां का ब्लड सप्लाई ही कम कर देता है। ठीक है, तो मतलब किन लोगों को ये, तो जितना लंबा समय हमारा ये डायबिटीज रहेगा, उतना लंबा समय उतना जल्दी ये असर आ सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, बराबर है, ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, सो मुझे अभी मतलब एक क्वेश्चन इसके कनेक्शन में आ रहा है कि मतलब अब हम लोग देख रहे हैं कि डायबिटीज पहले ऐसा होता था कि मतलब एक तो सबसे पहले इट इज मिसकंसेप्ट के ये राजयोग है, राज रोग है, बट ऐसा अभी नहीं है। मतलब छोटे बच्चे को भी डायबिटीज होता है, एक यंग पर्सन को भी, यंग एडल्ट को भी हो सकता है। पहले क्या था, सिर्फ ओल्ड एज में ये पता चलता है कि दिस पीपल आर डायबिटिक्स। तो अगर किसी छोटे बच्चे को है डायबिटीज, तो आर दे द सफरर्स, और वो थोड़ा क्रिटिकल स्टेज पे है, ऐसा ज्यादा है? ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। यानी जितने साल आपको डायबिटीज के साथ गए हैं, जितने ज्यादा होते हैं, उतनी चांसेस ज्यादा है कि आपको किसी भी फॉर्म का डायबिटिक रेटिनोपैथी हो। 10 साल से ज्यादा हुए हैं तो ऑलमोस्ट 80% लोगों को सम फॉर्म ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, चाहे वो साइट थ्रेटनिंग ना भी हो, पर अर्ली चेंजेस दिखने लगते हैं। तो ड्यूरेशन और शुगर कंट्रोल, ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के चांसेस कितने हैं। इसके साथ तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इज अ फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है तो ऑब्वियसली आपको भी डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। और इफ देयर इज अ डायबिटिक रेटिनोपैथी तो आपको भी रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, सो मतलब हेरिडिटी में भी ये आ सकता में भी है। यस। ओके, नाउ जैसे व्हाट आपने जैसे बोला कि ये सबसे बड़ा तो एसिम्प्टोमेटिक है, तो मतलब पता नहीं चलता। बट अगर somebody starting to see the symptoms, तो क्या सिम्टम्स है जो अलार्मिंग हो सकते हैं इसके लिए? तो सिम्टम्स में, अर्ली सिम्टम्स में होता है ब्लरिंग ऑफ विजन आता है। जब भी पर्दे का एक सेंटर होता है जहाँ से मेन अपना लिखने पढ़ने चलने पहचानने का नजर बनता है, उसको हम फोविया बोलते हैं। वहां पे जब भी सूजन आता है तो ब्लरिंग ऑफ विजन आता है, नजर कमजोर होने लगती है, या तो सीधा लिटी टेढ़ा मेढ़ा भी दिख सकता है, डिस्टॉर्शन दिख सकता है, वो एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम रहेगा कि आंख के आगे काले मच्छर घूमने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जाले जैसा या बाल जैसा कुछ भी आंख के आगे घूमता है, आप आंख हिलाते हो तो वो एक बाजू जाता है, दूसरी बाजू हिलाओ दूसरी बाजू जाते हैं, ये आंख में ब्लीडिंग होने के लक्षण है। ये दो लक्षण आ सकते हैं अर्ली स्टेज में।
और इससे आगे भी अगर जाएं तो सीवियर विजन लॉस, जब पर्दा पूरा खींचने लगता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगता है, तो विजन एकदम से ड्रॉप हो जाता है। ओके, अब जैसे आपने बोला कि मतलब ये मच्छर दिखना, तो ये तो काफी लोगों को ये सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब जो जैसे हमें भी काफी बार अगर बहुत ब्राइट लाइट से मतलब इसमें आते हैं तब भी मतलब ये थोड़े टाइम के लिए दिखते हैं, या फिर किसी ब्राइट लाइट को देख लिया तो भी दिखते हैं। सो आर दिस सिम्टम्स वेरी क्रूशियल, या फिर मतलब उसका और भी कोई रीजन हो सकता है? यस, मतलब पर्दे के साथ ये जो मच्छर दिखना है, वो पर्दे के साथ एक जेली जुड़ी हुई रहती है जिसको हम विट्रियस बोलते हैं। ओके, इसमें बदलाव आते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, तो ये मच्छर दिख सकते हैं। बट अलार्मिंग तब है कि व्हेन देयर इज अ शावर ऑफ फ्लोटर्स। ओके, नॉर्मली हम देखने जाएं तो डीजनरेटिव चेंजेस जिनको माइनस पावर है, मायोपिया है, उनमें भी दिखते हैं। तो नॉर्मली भी अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड ब्राइट लाइट के अगेंस्ट देखेंगे तो आपको 4-5 दिख सकते हैं। ओके, दैट इज ओके। बट ये अलार्मिंग तब है व्हेन देयर इज अ सडन शावर ऑफ फ्लोटर्स, मतलब ये एकदम से बढ़ जाता है। ओके, तो ये बॉदरसम भी होने लगता है। बराबर। नॉर्मली जो रहते हैं उससे जनरली हमारी आंख, हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है, तो वो हमको डिस्टर्बिंग नहीं लगता। ओके, बट सडन इंक्रीज इन फ्लोटर्स इज अ डेफिनेटिव साइन कि आपको तुरंत पर्दे का जांच कराना है। जब भी आपको ऐसा लगा है कि मुझे पहली बार ये दिख रहा है, तभी भी आप करा सकते हैं। और उस टाइम पे जो आपके डॉक्टर है वो आपको बताएंगे कि अभी ये आपके लिए नॉर्मल है, ये आपके लिए बेसलाइन है। Okay. When there is increase from this, then there is a definitive indication that आपको ये कराना है। So on a lighter note, I can say कि बहुत सारे मच्छर दिखना बट काटना नहीं can be a symptom. Yes, definitely. Okay. पकड़ भी नहीं पाना। पकड़ भी नहीं पाना। Yes. So दिखने लगते हैं बट पकड़ नहीं पाना। Okay. So this obviously is a very good information. अब coming to the diagnosis part कि चलो हमको दिख रहे हैं मच्छर and we go to a retina specialist. So, yeah, how does this checkup look like? मतलब, what is your typical experience that a patient gets when they go to a retina surgeon? So normally what happens is कि जब भी आप आते हैं, आपका नजर का जांच होता है, आंख का प्रेशर का जांच होता है, और फिर डायलेटर ड्रॉप्स डाले जाते हैं। आंख में ड्रॉप्स डालते हैं जो अपनी कीकी को बड़ा करते हैं। इसका पर्पस ये है कि हमको पूरा पर्दा अच्छे से दिखे। ये ड्रॉप्स डालने पे आपको 2 से 2.5 घंटे धुंधला दिखता है, बट ग्रेजुअली उसका असर जैसे ही कम हो जाता है, आपका विजन नॉर्मल हो जाता है। ये करने के बाद 2 टाइप के मशीन्स होते हैं, एक में हम बैठ के जांच करते हैं और दूसरा लेटा के जांच करते हैं। Okay. ये करके थोड़ा ब्राइट लाइट होता है बट इट इज टॉलरेबल। Okay. ये करके पूरे पर्दे का एक बार जांच डॉक्टर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कैसे आगे करना है। बराबर। जरूरत पड़े, कोई भी चेंजेस दिखे तो थोड़े इन्वेस्टिगेशंस भी इसके लिए आते हैं। पर्दे का सेंटर जो मैं फोबिया का बात कर रही थी, उसके लिए एक स्कैन आता है, एक फोटोग्राफ आता है जिसको हम ओसीटी बोलते हैं। बराबर। मशीन के सामने बस आपको एक चिन्ह रखना है और एक फोटो से वो काम हो जाता है। और अगर ज्यादा चेंजेस लगते हैं तो कभी कभी पर्दे की एंजियोग्राफी का भी जरूरत पड़ सकता है। बट आंख का एंजियोग्राफी बहुत कोई डरावनी बात नहीं है। इट इज नॉट लाइक कि आपको दाखिल होना पड़े, बेहोश करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाथ की नस में एक डाई का इंजेक्शन देते हैं और पर्दे के फोटो खींचते हैं। इससे हमको पर्दे के ब्लड सप्लाई का बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। असामान्य नलियों के जाले हैं वो भी जानकारी मिलती है, और कितने पर्दे पे खून नहीं पहुंच रहा है वो भी जानकारी मिलती है। ग्रेट। तो दिस इज वेरी यूजफुल कि हम ग्रेड कर पाए। डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ट्रीटमेंट वाला स्टेज आपका है कि नहीं है, वो जानने के लिए ये इन्वेस्टिगेशंस का सहाय हम लेते हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज अ गुड न्यूज कि भाई जो इन्वेस्टिगेशंस है उससे पता तो चल जाएगा कि कौन से स्टेज पे है। यस। एंड अल्टीमेटली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर कोई है तो मतलब उसी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट इज अ गुड न्यूज। और दिस आर द मोस्ट एडवांस्ड स्कैन्स जो मैं सोच रहा हूँ। ओके, आपने एंजियोग्राफी जैसे ही बोला तो मुझे मतलब वो हार्ट का जो एंजियोग्राफी है वो थोड़ा ज्यादा डरावना है एंड पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट दैट थिंग। बट इट वाज अ रिलीफ कि आप बोल रहे हो मतलब सिर्फ एक इंजेक्शन से हो। हां, 10-15 मिनट का ही प्रोसीजर है एंड इट इज वेरी सिंपल। एंड ओपीडी बेसिस पे? ओपीडी बेसिस, एवरीथिंग इज ऑन ओपीडी बेसिस। ओके, सो ओवरऑल ये हर बार करवाना पड़ता है? मतलब जैसे आप इन्वेस्टिगेशंस बोल रहे हो तो हर बार ये इन्वेस्टिगेशंस मतलब ड्यूरिंग द ओपीडी कंसल्टेशन करवाना पड़ता है, या फिर मतलब एक बार करवा लिया, एक बेसलाइन क्रिएट हो गया, उसके बाद तो मतलब इफ एंड व्हेन नीडेड, एज एंड व्हेन नीडेड ये करवा सकते हैं? तो इसमें कैसा है कि जनरली फर्स्ट एग्जामिनेशन के टाइम पे इस इन्वेस्टिगेशन का ज्यादा जरूरत पड़ता है। जब भी नॉर्मल चेकअप पे हमको इन्फॉर्मेशन थोड़ा कम है, ग्रेडिंग के लिए थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए,
तो हम ये इन्वेस्टिगेशंस का हेल्प लेते हैं। बराबर। हर बार ये कराना जरूरी नहीं है, खासकर एंजियोग्राफी जो थोड़ा इन्वेजिव है। ओके। जो ओसीटी स्कैन है दैट इज जस्ट अ फोटोग्राफ, वो हम कभी कभी मॉनिटर करने के लिए, अगर आपको पर्दे पे सूजन है तो हम उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं, और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए कभी कभी हम रिपीट करते हैं, बट दैट विल बी जस्ट एज रिक्वायर्ड। हर, जैसे मैं आपको रेगुलर चेकअप हर साल में बोल रही हूँ, एवरी ईयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि क्या मींस देयर इज ऑलवेज अ नोशन अराउंड दिस के मतलब पेशेंट्स के दिमाग में भी काफी बार एक नोशन होता है कि जब भी जाओ तो डॉक्टर मतलब इन्वेस्टिगेशंस प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट दिस इज अ वेरी क्लियर कट थिंग कि मतलब हर बार का रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज जस्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर आपको पता करना है कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन, तभी मतलब ये करने की जरूरत होती है। चेकअप इज अ मस्ट। सी, ये थोड़ा डिफरेंस है, जैसे शुगर को मॉनिटर करना है तो हमको रिपोर्ट कराना ही। आंख के लिए ऐसा नहीं है, आंख के लिए चेकअप हमारे लिए जरूरी है, रिपोर्ट का जरूरत पड़ेगा तो कराएंगे। विजुअल ऑब्जर्वेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग एंड अ प्रॉपर कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। ओके, अब समझ लीजिए कि किसी को मींस व्हाट आर द आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस विथ यू के काफी बार क्या होता है कि पेशेंट्स का शुगर कंट्रोल नहीं होता है, एंड वंस दे एक्चुअली कम टू नो कि मतलब अब तो शुगर की वजह से मेरी आंखों पे भी मतलब ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, तो व्हाट इज देयर लाइफ मतलब लाइक आफ्टर दैट? मेनी अ टाइम्स दैट इज एन आई ओपनर। ओके। जब हम ये बताते हैं, पर्दे का ये एक ब्यूटी है कि आंख का ब्यूटी आप बोल सकते हो कि दैट इज द विंडो टू योर बॉडी। आपको पर्दे की वेसल्स जितनी इजीली एक फोटोग्राफ से दिखती है, उतना इजीली आपको पूरे शरीर में कहीं पे भी नहीं दिखेगी। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं, वो एकदम से आपको मालूम पड़ने लगते हैं कि अच्छा दीज आर द चेंजेस, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, और ये ट्रीटमेंट का जरूरत है। अगर आपको लक्षण आते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए कई बार अगर हम आंख में इंजेक्शन देते हैं, सर्जरी के लिए बोलते हैं, तो शुगर कंट्रोल भी जरूरी है। तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि एक बार ये ट्रीटमेंट चालू होता है तो शुगर कंट्रोल अपने आप से ही ज्यादा बेहतर हो जाता है। और दैट इज हमारा सबसे पहला काउंसलिंग भी यही रहता है कि चलो अभी नहीं है, सब अच्छा है, तो आप ऐसा ही शुगर कंट्रोल रखिए, ज्यादा अच्छे से शुगर कंट्रोल रखिए, तो ये चीज आएगी भी नहीं। बराबर। तो ये चीज बहुत ही दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है और असर भी करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट मोडालिटीज अबाउट दिस, के चलो पता चल गया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का शुरुआत है या फिर थोड़ा एडवांस स्टेज पे है, कुछ भी, या फिर दिस पेशेंट इज एट अ हाई रिस्क, तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज के व्हाट आर द लाइन और रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर कंट्रोलिंग और क्योरिंग दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी? जैसे मैंने आपको पहले बोला, हमारा जो बेस्ड ऑन दी स्टेज, हम पहले स्टेज देखते हैं कि कौन से स्टेज पे डायबिटिक रेटिनोपैथी अभी है। तो आपका ब्लड सप्लाई पर्दे का कैसा है, पर्दे पे अबनॉर्मल वेसल्स या असामान्य नलियों के जाले बने हैं, एंड थर्ड इज कि पर्दे पे सूजन है कि नहीं। अगर ब्लड सप्लाई कम है, ज्यादा असामान्य नलियों के जाले हैं, तो इसके लिए हमको लेजर का जरूरत पड़ता है, और जब भी पर्दे पे सूजन है तो उसके लिए हमको इंजेक्शन का जरूरत पड़ता है। तो कौन से स्टेज पे है उस हिसाब से हम ये ट्रीटमेंट तय करते हैं। पर्दे पे खिंचाव ज्यादा है, जाले बहुत बढ़ गए हैं, तो ये खिंचाव हटाने के लिए कभी कभी सर्जरी का भी जरूरत पड़ सकता है। बट अगेन ये तीनों चीज का सबसे बेहतर असर है व्हेन डन ऑन टाइम। ट्रीटमेंट मोडालिटीज तो यही है, आप चाहे आज कराओ, महीने पे कराओ, 2 महीने पे कराओ, 3 महीने पे कराओ, पर आज अगर आपका डायग्नोसिस हुआ है और आज अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका रिजल्ट आपको जो मिलना है वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू आज की जगह पे मैं 6 महीने पे यही ट्रीटमेंट करूं। Obviously. क्योंकि तब तक पर्दे पे वो डिजीज चालू है, तो जब तक वो चालू है उसके कोशों को थोड़ा थोड़ा नुकसान वो करे जा रहा है। बराबर है। और पर्दे में जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि पर्दा दिमाग का हिस्सा है, जो गया वो हम वापस नहीं ला सकते। बराबर है। जो है उसको बचाते हैं, तो जितना समय से ट्रीटमेंट होता है उतने ज्यादा कोश बचते हैं, जितने ज्यादा कोश बचते हैं उतना हमारे लिए रिजल्ट इज बेटर। ओके, तो मतलब एक इंग्लिश कोट है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। Yes, definitely. So ultimately I believe कि यही एक प्रोटोकॉल होना चाहिए इसके बारे में। अब आपने बोला कि जैसे लेजर्स है, इंजेक्शंस है, तो मतलब एंड सर्जरीज है, तो इज इट द थिंग कि भाई लेजर इज द फर्स्ट स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज में अगर है तो लेजर करना है, सेकंड स्टेज में है तो इंजेक्शंस लेना है, थर्ड स्टेज में है तो सर्जरी करना है, इस तरह से कुछ होता है या फिर मतलब इट्स मिक्स एंड मैच? इट्स अ मिक्स एंड मैच। जो चीज की जहाँ पे जब जरूरत होती है तब हम कर सकते हैं।
ओके तो ऐसा नहीं है कि वन एंड डन नहीं है इसमें, ये भी बात है कि आज मैंने समझो आपको लेजर किया, आज पर्दे पे सूजन नहीं है, 6 महीने बाद पर्दे पे सूजन आया तो उनको इंजेक्शन भी हम देंगे। ओके बट इट डिपेंड्स। ओके नाउ ये जो आप लेजर बोल रहे हैं, तो मतलब ये लेजर हमारे मतलब काफी लोग बोलते हैं कि चश्मे उतारने के लिए, चश्मे हटाने के लिए हम लोग लेजर्स करते हैं, या फिर काफी लोग मोतियाबिंद को भी बोलते हैं कि भाई लेजर से मोतियाबिंद कर दिया। तो इज इट द सेम लेजर, सिमिलर लेजर, क्या मतलब इसमें डिफरेंस रहता है? नहीं, ये पर्दे का लेजर है वो पूरा अलग है, उसको ग्रीन लेजर बोलते हैं। और पर्दे का लेजर ये चीजें नहीं कर सकता। इट इज अ डिफरेंट लेजर ऑल टुगेदर। मशीन ही पूरा डिफरेंट है। छारी निकालने का एक लेजर आता है, नंबर निकालने का एक लेजर आता है। इन दोनों से अलग है ये पर्दे का लेजर है। इसका ट्रीटमेंट हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए या कई कंडीशंस में जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो उसके लिए करते हैं, या तो पर्दा कई बार कमजोर है तो उसको रफू करने के लिए भी करते हैं। लेजर के लिए सबसे ज्यादा लोगों को ये डर रहता है कि लेजर किया मेरा पर्दे को क्या होगा, बट एक्चुअली ये जो लेजर है वही हमारी आंख को बचाएगा। लेजर से डर लगता है ना कि ये जल जाएगा, क्या होगा, मेरी आंख कमजोर हो जाएगी और कमजोरी बढ़ जाएगी। तो ऐसी बात है ही नहीं। लेजर हम वहां पे करते हैं जो पर्दा ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है। बराबर। जैसे पर्दे पे ब्लड सप्लाई कम हुआ तो कुछ एरिया में पर्दे पे ब्लड सप्लाई है ही नहीं, और इन एरिया से जो है वो पर्दे पे असामान्य नलियों के जाले बनने के सिग्नल्स आते हैं। ये सिग्नल्स की वजह से जाले बनते हैं जो खून लाते हैं, खिंचाव लाते हैं। तो जब भी हम ये एरिया को लेजर करते हैं तो ये सिग्नल आना बंद होता है। बराबर। और ये सिग्नल आना बंद होता है तो जो जाले होते हैं उसमें संकुचन आ जाता है, नए जाले बनना बंद होता है और पर्दा स्टेबिलिटी की ओर जाता है। ओके, सो इन अ वे इट्स अ प्रिवेंटिव थिंग कि भाई कुछ और ज्यादा नुकसान हो उससे पहले, मतलब वी आर सिक्योरिंग दैट है, उसको हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। रिपेयरिंग वुड बी प्रोबब्ली ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ रिपेयर। ऑलरेडी कई जगह पे ब्लड सप्लाई बंद हो चुका है। बराबर। दूसरा एक लेजर हम कोई किस तरीके का, अगर पर्दे पे सूजन है, सेंटर से थोड़ा साइड पे है, वहां पे लीकेज करते हुए वेसल्स हमको दिख रहे हैं तो उसको भी हम लेजर करते हैं। सूजन के लिए भी लेजर होता है, बट मेजॉरिटी जो लेजर है ये ब्लड सप्लाई जो बंद हो गया है वो पर्दे को होता है, जिससे ये जाले नहीं बने। बराबर। ओके नाउ लेजर के बाद आपने बोला कि इंजेक्शंस, तो मतलब इंजेक्शंस के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे कि भाई ये इंजेक्शंस किस तरह के होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंजेक्शन सुन के मुझे भी डर लग रहा है, और हाथ में आने, मतलब हाथ में अगर इंजेक्शन लगाना है तो उससे डर लगता है, तो आप आंख में लगाने की बात कर रहे हो, तो दैट इज वेरी स्कैरी। आंख का डॉक्टर आंख में ही लगाएगा ना, हाथ में कहाँ से? जरूरी नहीं होता। सो नहीं, इंजेक्शन सुन के जितना डर लगता है तो प्रोसीजर एज सच उतनी डरावनी नहीं है। ओके। हाँ, ये आंख में देते हैं, पर अगर हम देखने जाए तो पर्दा है आंख के पीछे के भाग में, तो वहां तक दवाई पहुंचाने का सबसे आसान रास्ता ये है। आपको यही मान के चलना है कि वहां तक दवाई ड्रॉप से उतना अंदर जाएगा नहीं। बराबर। अगर हम हाथ में इंजेक्शन या ओरली टैबलेट्स देंगे तो उसका डोज इतना हाई चाहिए कि वो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स बहुत करता है। हाँ, तो वहां पे सबसे आसान तरीका है एक छोटा सा इंजेक्शन। ये इंजेक्शन अपने बाल जितना पतला होता है। आप शायद जो शुगर लेने के लिए जो सुई का इस्तेमाल करते हो, ब्लड लेने के लिए या हाथ में इंजेक्शन के लिए, उससे ये कई ज्यादा पतली सुई होती है। इसको 30 गेज नीडल बोलते हैं, जो सबसे पतली है। तो हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि आपको ये सुनने से ज्यादा डर लग रहा है, प्रोसेस एज सच उतना कोई डरावना नहीं है। ड्रॉप डाल के आंख को सुन किया जाता है और इंजेक्शन लगाया जाता है। वो प्रोसीजर जो है टोटल 2 मिनट्स का ही है, बट ये हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। और इसके लिए टोटल टाइम 15-20 मिनट का आप मान के चल सकते हैं। तो मतलब भले ओटी के अंदर लेके कर रहे हैं, बट ओपीडी बेसिस पे हो सकता है, एडमिशन की जरूरत नहीं होती। सेफ्टी के लिए हम करते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांस कम हो जाए। बराबर। ओके, और ये इंजेक्शन किस चीज का होता है, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ दिस इंजेक्शन? ये इंजेक्शन जो मैंने आपको बात किया था, जो सिग्नल्स आते हैं, जो सूजन लाते हैं, इन सबको ये कम करता है। ओके। और उनको कंट्रोल में लाता है। ये इंजेक्शन जो है उसकी असर आंख में 1 महीने तक रहती है। तो इंजेक्शन का जो शेड्यूल है या डोजिंग है, दैट इज जब भी आपको सूजन है तो महीने ऐसे 3 महीने तक देते हैं हम। उसके बाद वापस देखते हैं कि सूजन कितना है और उसके हिसाब से आगे जरूरत है तो देते हैं। इंजेक्शन जो है, जो दवाई है, उसका असर आंख में ऑलमोस्ट 1 मंथ तक रहता है। इसलिए 1 महीने पे हम रिपीट करते हैं।
जो स्टडीज है उनमें देखा गया है कि 3 लोडिंग डोज से मैक्सिमम कंट्रोल आ सकता है, जस्ट लाइक वैक्सीन। तो 3 डोजेस हम देते हैं, 3 डोज के बाद वापस देखते हैं। बराबर। बीच में कभी भी ऐसा लगता है कि ओके सूजन अच्छे से कंट्रोल है तो हम एड ऑन लेजर वगैरह कर सकते हैं। ओके। बट जब भी इंजेक्शन का ट्रीटमेंट चालू होता है तो मंथली फॉलोअप हम शुरुआती रखते हैं। 1-2 बार देखा कि चलो अभी ठीक है, सूजन वापस नहीं आ रहा है, तो वो फॉलोअप का पीरियड हम बढ़ा देते हैं। ओके। एंड ये लेजर हो गया या फिर इंजेक्शन हो गया, तो इसमें पोस्ट प्रोसीजर पेन कैसा रहता है? मतलब काफी लोग कंप्लेन करते होंगे कि भाई मुझे पेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेजर्स में भी ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अगेन लेजर की बात भी यही है कि अभी आंख में कोई ऐसे ग्रीन लाइट मारेगा, लेजर लाइट मारेगा, तो वो थॉट इज मोर डरावना देन द एक्चुअल प्रोसीजर। बराबर। बट एक बार करते हैं लेजर का, करते टाइम आपको शायद स्टिंगिंग सेंसेशन लग सकता है, बट उसके बाद वो 10-15 मिनट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेटल हो जाता है। Okay. लंबे समय तक उसका कोई पेन चलता नहीं है। इंजेक्शन का भी यही है कि उस टाइम पे जब दिया, उस टाइम पे आपको थोड़ा प्रिक लगेगा, पेन लग सकता है। तो 100 में से 5 लोगों को ऐसा है कि पेन किलर लेते हैं, बट वो भी लेते हैं तो पहले 1 दिन पे या मैक्सिमम ऑन द सेकेंड डे, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ओके ओके। The third modality, if we actually go to, is the surgery part. तो ये सर्जरी, वैसे भी आँख बहुत छोटा है, उसमें आप पर्दे की सर्जरी की बात कर रहे हो, तो how successful it is and how advisable is it? इट इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। पहले का जो था, पिछले 15 साल में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हम बोल सकते हैं, जो मशीनरी में है, जो टेक्नोलॉजी में है। तो अभी क्या है, सुई जैसे ही 3 होल करते हैं हम, सुई जैसे साधन अंदर जाते हैं, पूरा ऑपरेशन करके बाहर आ जाते हैं। ओके। सर्जरी इज वेरी सेफ। कैसे की जाती है और कौन से स्टेज पे की जाती है, उसके ऊपर उसके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। बराबर। ऐसा नहीं है कि अगर आपका आंख सर्जिकल स्टेज में गया तो वो लॉस्ट ही, मतलब ऐसा मान लो कि अभी कुछ होने ही नहीं वाला, या एंड स्टेज है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बराबर। उसको टाइम पे करना जरूरी है। खिंचाव ज्यादा है, भले ही आपकी नजर पूरी हो, अच्छी हो, फिर भी वो खिंचाव इसलिए हटाते हैं क्योंकि आगे चल के वो नजर को धीरे धीरे नुकसान करेगा। तो टाइम से करने पे आपका नजर सर्जरी के बाद भी जो नॉर्मल 6/6 विजन होता है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो मतलब ये हो सकता। अब अगर सर्जरी स्टेज पे है तो मतलब जैसे आपने बोला कि स्टिच इन टाइम कैन सेव 9, तो मतलब सर्जरी कितने % केसेस में रिक्वायर्ड होता है और कितने टाइम पे मतलब वो करवाना जरूरी हो जाता है? क्योंकि काफी बार क्या होता है, जैसे सर्जरी का नाम आता है ना, तो पेशेंट ऑलवेज गो इनटू अ डायलेमा कि चलो मैं विंडो शॉपिंग करूंगा या फिर मैं अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करूंगा। तो हाउ इमरजेंसी इज दिस सर्जरी? इमरजेंसी विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्टेज। आपका पर्दा कितना खिंचा हुआ है, आपके पर्दे पे जो साइड थ्रेटनिंग हम बोलते हैं, कोई भी सर्जिकल स्टेज इज ऑलवेज साइड थ्रेटनिंग। और पर्दे के सेंटर के कितना करीब है, नस पे कितना सूजन है और कितना टाइम हुआ है। अगर जैसे मैंने आपको बोला कि 4% लोग हैं जिनको साइड थ्रेटनिंग रेटिनोपैथी, तो उनमें से मेजॉरिटी को तो हम लेजर्स और इंजेक्शन से ही ट्रीट करेंगे। बराबर है। इसमें से बहुत कम % है कि जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ेगा। और अगर लेजर और इंजेक्शन टाइम से हुआ है तो हम पेशेंट को सर्जिकल स्टेज में जाने से भी रोक सकते हैं। तो गिनने जाए तो बहुत कम लोगों को सर्जरी का जरूरत है, पर जब भी है उसको तुरंत ही करा लेना बेहतर है। जितना टाइम आप निकालोगे वो सर्जरी का रिजल्ट कम मिलेगा। सर्जरी सेम ही रहता है, चाहे आप आज करो, चाहे आप महीने पे करो, चाहे आप 6 महीने पे करो। बराबर। पर जितना टाइम से होता है उतना हमारी आंख के लिए अच्छा है, हमारी साइट के लिए अच्छा है। विजन रिकवरी विल बी मोर अगर वो टाइम से हो जाता है। और ये सर्जरी में बेसिकली व्हाट इज द पर्पस दैट वी एक्चुअली एड्रेस के, जैसे लेजर है तो लेजर मतलब जाले बनने से रोकने के लिए है, अपना इंजेक्शन है वो सूजन कम करने के लिए है, तो ये सर्जरी से व्हाट आर वी एड्रेसिंग? सर्जरी हम बोलते हैं आंख बचाने के लिए। किस चीज से? कि ये पर्दे पे जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो पर्दे पे असामान्य नलियों के जाले बना के पर्दे को खींचने लगते हैं। पर जब भी कोई भी चीज खींची हुई रहती है उसका डीजनरेशन चालू हो जाता है। तो ये खिंचाव हटाना जरूरी है। ये खिंचाव एक कारण है कि इसको हम खिंचाव को हटाना है। दूसरा, कभी कभी ब्लीडिंग इतना ज्यादा होता है कि हम पर्दे पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाते। जैसे ये असामान्य नलियों के जाले बने और ब्लीड करने लगे तो पर्दे को लेजर करने की जगह ही नहीं है। जाले को बंद करने के लिए भी हमको लेजर करना पड़ता है। दूसरी चीज की पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, अगर एक खून आ गया तो आगे एक दीवार आ गई,
तो पीछे सूजन है नहीं है, कितना पता नहीं है चल वो पता सकता। ही नहीं चलता। यस, तो लंबे समय तक अगर खून रहता है तो हम और आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्टेज पे हम सर्जरी करते हैं। तो ये सर्जरी करने से आंख को जो चाहिए वो ट्रीटमेंट मिलता है तो आंख की क्षमता बनी रहती है। बराबर। क्षमता बनी रहती है तो वो देखेगी। हाँ, अगर उसका क्षमता ही नहीं रहती, उसके कोशों में नुकसान ऑन गोइंग है, चालू का चालू है, तो वो धीरे धीरे क्षमता को कम करता है। बराबर। तो ये ऑपरेशन जो है वो आंख को बचाने के लिए है। ओके, ये अगर प्रोसेस चालू रहता है, समय से ट्रीटमेंट नहीं होता है, समय से लेजर नहीं होता है, तो जो जेरी जामर हमने सुना है, हाँ, मेडिकल टर्म में उसको नियोवास्कुलर ग्लोकोमा कहते हैं, बराबर। उससे आंख का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। वो पूरा ब्लाइंडनेस की तरफ ही जाता है, बराबर। फुल ब्लाइंड आई तक वो जा सकता है। ओके, तो ये सब चीजों को रोकने के लिए सर्जरी का जरूरत होता है। आंख बचाने के लिए हम सर्जरी करते हैं। ओके। अब जैसे लेजर हो गया, सर्जरी, अब इंजेक्शन हो गया, सर्जरी, तो व्हाट इज द रेस्टिंग टाइम कि पेशेंट का? अब समझ लीजिए कि अगर कोई यंग पेशेंट है तो उसको सबसे पहला कंसर्न ये होगा कि मैं अपने जॉब पे वापस कब रिज्यूम कर पाऊँ। तो व्हाट इज द रेस्टिंग टाइम दैट वी एक्चुअली नीड टू गिव इन ऑल दिस थ्री मॉडलिटीज? लेजर्स के लिए कोई भी रेस्टिंग टाइम का जरूरत नहीं है। जो मैंने 2 से 2.5 घंटा हम डायलेट करते हैं और जो नजर कम होती है उसके साथ आप जितना जल्दी कोप अप कर पाओ तुरंत ही काम पे लग सकते हो। ओके, इंजेक्शन के लिए भी आज इंजेक्शन लिया, 1 घंटे के बाद पट्टी निकाल के आप काम रिज्यूम कर सकते हो। ओके, आपका ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन आपका विजन कैसा है। हाँ, उस आंख में शायद थोड़ा कम दिखे, बट अदर आई अगर ठीक है तो आप उसके लिए कोई आपको घर बैठ के रेस्ट करने का जरूरत नहीं होता है। ओके, इंजेक्शन के बाद 2-3 दिन थोड़े प्रिकॉशंस रखने रहते हैं, हाँ, जैसे आंख में पानी नहीं जाना चाहिए, समय से ड्रॉप्स डालने हैं। सो 1 वीक जितना हमको केयर लेना है, बट आप जॉब पे तो जा ही सकते हैं, यू कैन रिज्यूम योर वर्क। और सर्जरी के लिए मिनिमम 1 वीक का रेस्ट हम बोलते हैं। जब ये जाले निकालते हैं, खून निकालते हैं, तो वापस थोड़ा खून आने की चांसेस रहते हैं। कैटरेक्ट ऑपरेशन कैसा है कि मैंने आज करा है तो कल से एकदम क्लियर दिखता है, आई एम ओके। बराबर। रेटिनल सर्जरी का रिकवरी टाइम 1 से 1.5 महीने तक का हो सकता है। ओके, जितना जल्दी हो आपके लिए भी अच्छा है, बट नॉर्मली वो 1.5 महीने तक खींचे तब तक कोई इश्यू नहीं आता है। ओके, तो यू कैन रिज्यूम योर वर्क। अगर आपका ऑफिस वाला वर्क है तो आप 5 दिन 1 हफ्ते में ही रिज्यूम कर सकते हो। बराबर है। बाहर जाने वाला है तो 15 दिन जितना आपको रेस्टिंग करना पड़ेगा। एंड आपको ये वाली आंख पे डिपेंड नहीं करना है फॉर योर वर्क। दूसरी आंख से आपका जितना काम चल रहा है आप चालू कर सकते हो। ओके, नाउ मतलब रेस्टिंग का भी हम लोगों को हो गया। सेकंड बिग कंसर्न इज द कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि वी live in a country that is socially economically backward. At the same time, मतलब cost is a big factor. तो cost factor किस तरह से रहते हैं कि मतलब लेजर हो गया, इंजेक्शन हो गया, and what is the acceptance of patients towards this cost? इनिशियली देखने जाए तो कॉस्ट थोड़ा हाई लगता है, सभी को लगता है, बट इसमें भी वही सेइंग वापस से आएगा, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके, लेजर समय से कर लिया तो इन दी एंड वो कॉस्ट आपको सर्जरी तक नहीं जाएगा, तो वो कॉस्ट कम ही होने। बराबर है। दूसरी बात ये है कि ये जो कॉस्ट अभी हम बेयर कर रहे हैं, आगे चल के देखने जाए अगर आपकी साइट को असर होगा तो देन द कॉस्ट फैक्टर बिकम्स ह्यूज, क्योंकि वो आपकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। बराबर है। तो इनिशियल स्टेज में अगर आपको कॉस्ट ज्यादा भी लगता है, ये हमारा आंख को स्टेबल रखने के लिए, सालों साल तक स्टेबल रखने के लिए है। बराबर। तो वो अगर कंपेयर करने जाए तो इन दी एंड ये बहुत ही कम है, इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। पेशेंट्स के लिए इनिशियली ये थोड़ा क्वेश्चन रहता है, पर जैसे जैसे हम बातें करते हैं, उनके इश्यूज जो है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं, वो एक्सेप्टेंस आ जाता है। ओके, सो आपको थोड़ा ओपन रहना है, थोड़ा ओपन रहना है, एंड अल्टीमेटली इट इज फॉर द आई, इट इज फॉर द आई, इट इज फॉर योर साइट। जो आपको आगे चल के वो कॉस्ट तो आप रिकवर ऐसे कर लोगे। बराबर। अगर वो गया तो फिर जो बर्डन बढ़ेगा, हाँ, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। आपका इनकम कम हो जाएगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया, आपका मतलब यू आर नॉट एबल टू वर्क, तो मतलब हाँ, वर्किंग ईयर्स ही कम हो जाएगा। तो मतलब ये स्पेंड करना ज्यादा बेनिफिशियल है। आई कैन टेल दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ, सो दैट मतलब आप लॉन्ग टर्म हेल्दी रह भी सको और ये भी कर सको कि भाई वर्क कंटिन्यू कर सको। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो देख रहे हैं डायबिटीज, पहले ऐसा था कि 50-60 एज डायबिटीज लोगों को 50 के बाद चालू होता है। हाँ,
तो 10 साल अगर गिन लो, मैंने जैसे आपको बोला 80% में 10 साल के बाद 80 to 90%, तो दे कम अराउंड 60-65 कि जब उनका रिटायरमेंट एज है, द सेकंड लाइन इज ऑलरेडी रेडी। यस, अभी डायबिटीज डिटेक्ट होने का एज 30 हो गया, 30-35 हो गया। मैनी यंग, मैंने जैसे बोला कि मैनी यंग एडल्ट्स आर हैविंग 10 साल पे देखो तो 40-45 एज आती है, तो दैट इज व्हेन यू आर ए पीक ऑफ योर करियर। यस, जब आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है काम करने का, अर्न करने का। अगर आप घर पे ही हो, मतलब अगर फीमेल्स का देखने जाए, वो हाउसवाइफ भी है, तो उनके बच्चों को डेवलपमेंट का भी वो मैक्सिमम टाइम है, पढ़ाने का टाइम मैक्सिमम है, इज अ पीक पीरियड। इस टाइम पे अगर आपका साइट कम होता है और एक बार चालू होता है ना, देन इट कैन प्रोग्रेस लाइक दिस। हाँ, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत पेशेंट्स है जो बोलते हैं 6 महीने पहले मैं गाड़ी चला रहा था, मैं सब कर रहा था, सब लिख पढ़ पा रहा था, और आज जब वो आते हैं तो कोई उनको हाथ पकड़ के लाना पड़ता है, बिकॉज इतना जल्दी असर है 6 मंथ्स पीरियड में। यस, तो ये अगर होता है तो देन पूरा आपका आगे का कैलकुलेशन ही मान लो आप। प्लस जो मतलब मुझे तो अभी ये दिख रहा है कि आपने जैसे बोला कि हाथ पकड़ के लाना पड़ता है, तो मतलब उसका इंडिपेंडेंस पूरा चला गया है, इंडिपेंडेंस चला जाता है। फैमिली जो उन पे डिपेंडेंट थी, अभी वो फैमिली पे डिपेंडेंट हो गए। So he also feels like a burden. It's a big blow to the self-respect and everything. It is a big blow. तो आगे चल के ये सब देखने जाएं तो ये कॉस्ट उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। It's nothing. And अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भैया मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप अपनी आंख दे दो, तो वो कोई नहीं करेगा। कोई नहीं। और आंख के लिए अगर 1 लाख रुपए देने हैं तो मतलब लोग बोलते हैं कि यार बहुत महंगा है। बट वही बात है कि आप अगर आज नहीं कराते हो, ये डिले कर रहे हो कि नहीं अभी महंगा है, अभी महंगा है, अभी महंगा है, 6 महीने के बाद आप वो 1 लाख देने को भी तैयार हो, फिर भी आज का आपका जो विजन है वो 6 महीने के बाद शायद हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, वो सेम नहीं रहेगा। वो सेम नहीं results will not be same. The results will not be the same. तो आज आपने वो खर्च कर लिया, that is advisable, essential, and it is manageable. हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कॉस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई कैंसर वाला ट्रीटमेंट नहीं है कि हमको 30-35 लाख का बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। It is manageable. Yes, obviously. And plus जिन लोगों के पास इंश्योरेंस है तो वो तो ये पूरा कॉस्ट आई एम श्योर कि मतलब कवर होता ही होगा, बिकॉज दिस इज, ये बहुत ध्यान रखना है कि आप इंश्योरेंस के टाइम पे बताएं कि आपको डायबिटीज है। अगर है तो आपका ये सारा कॉस्ट भी उसमें बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। काफी लोगों को तो मैंने देखा है कि मतलब बोलता है मैंने पिछले 20 साल से इंश्योरेंस है, आज तक 1 रुपया नहीं लिया, बट इट इज नॉट टू बोस्ट फॉर, मतलब इट इज टू बी यूज्ड। तो मतलब अगर कुछ आता है तो यू डिक्लेयर दैट एंड देन यू कैन एक्चुअली टेक द बेनिफिट। काफी लोग प्रीमियम कम करवाने के लिए मतलब डिक्लेयर नहीं करते कि डायबिटीज है, इस टाइम पे आपको रिइंबर्स नहीं हो पाता है, तो देन इट इज वो दोनों बाजू हो गया कि मैंने प्रीमियम भरा, प्रीमियम में भरा, मुझे ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, और अभी आपको कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो ये चीजों को थोड़ा प्लानिंग से करें। मुझे लगता है कि मतलब if you are if you are being detected for diabetes और आपके पास इंश्योरेंस काफी साल से है, तो मतलब कंपनी भी इतना बढ़ाती नहीं है आपका, नहीं, मतलब 500 रुपए बढ़ेगा, तो इससे तो people have to make a wise choice definitely कि भाई मैं डिक्लेयर कर दूं, and there is nothing to hide, मतलब ऐसा तो है नहीं, मतलब आपको कुछ एकदम दिया होगा, आपके लिए ट्रीटमेंट बहुत स्मूथ हो जाएगी। यस, ये एक बर्डन ही कम हो जाएगा आपका। हाँ, तो आपका ये पूरा जो कोर्स है ट्रीटमेंट का, वो बहुत ही अच्छे से चलेगा, आसानी से चलेगा। अभी तो मतलब काफी सारी सोसाइटीज भी मतलब इसमें सपोर्ट करती है, मतलब जो इफ somebody is not having that capacity to pay, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स भी मिल जाते हैं। यस, ओके, एंड नाउ मींस वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो मैं काफ़ी मतलब मिथ्स है इसके अराउंड के, काफ़ी बार पेशेंट्स पूछते होंगे कि मैडम ये सब करवाने की ज़रूरत है क्या, मतलब कोई ड्रॉप से नहीं हो सकता या फिर कोई टैबलेट से नहीं हो सकता। सो आर देयर रियली सम टैबलेट्स और ड्रॉप्स रिगार्डिंग दिस? नथिंग। जो स्ट्रक्चर का चेंज है उसको स्ट्रक्चर को जैसे मैनेज करें उसी तरीके से कर पाएंगे। तो लेजर का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। ये पर्दे का बीमारी है, पर्दा आंख के पीछे के हिस्से में रहता है, वहां तक ड्रॉप्स का असर पहुंचता नहीं है। तो जहाँ पे जो जनरली हमको ये रहता है कि आंख है तो ड्रॉप्स डाल दो एंड सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आंख के बहुत सारे अंग होते हैं और जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ओके, काफी सारे मतलब कैग्स भी होते हैं कि मतलब आपको ये है, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट ये डालो, वो डालो, मत डालो, या फिर शहद डालो, या फिर दूध डालो, घास पे ओपनली मतलब ये सब चलने लगो, आंख स्ट्रांग होगी। तो
डू दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशंस मैं बोल रहा हूँ तो अफेक्ट द ये आई तो बहुत ही सिंपल सी बात, अगर हम आपको सिमिली दे, फ्रैक्चर हुआ है हाँ तो आपको वो रिपेयर करना ही, प्लास्टर करना ही है। यस हड्डी टूटने पे मैं आपको बोलूं कि आप दूध पीते रहिए हाँ तो वो कब जुड़ेगी, और कैल्शियम बढ़ जाएगा कैल्शियम बढ़ जाएगा। इट इज लाइक दैट, बुखार आता है तो दवाई लेनी पड़ती है। यस तो अगर हड्डी टूटी है तो उसको हमको रिपेयर करना ही है, उसमें दूध पीने से कुछ होने वाला नहीं है। चलो हम पहले से मजबूताई बढ़ाने के लिए कैल्शियम लेते हैं, वो एक अलग बात हो गई, पर अभी अगर ये चेंजेस है तो कुछ चेंज हुआ है, हड्डी टूटा है तो उसको रिपेयर करना है। तो मतलब वो लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि डायबिटीज वो कैन बी लॉन्ग टर्म कर कंट्रोल्ड, सकते हो, डायबिटीज को कंट्रोल करना ही है। यस बट खाली वो हमको पेशेंट्स बोलते हैं कि अभी 6 महीने से तो बहुत अच्छे से कंट्रोल है, यस पर उसके 6 साल पहले तक कंट्रोल नहीं था, ये उसका असर है। यस 6 महीने के कंट्रोल से वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसका हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। ओके सो आई बिलीव के मतलब मुझे खुद एज अ होस्ट मुझे आज बहुत सारी जानकारी मिली, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी एंड आई वुड फाइनली लाइक टू आस्क यू व्हाट इज द टेक होम मैसेज दैट मी एज वेल एज ऑल माय जो व्यूअर्स हैं वो ले जा सकते हैं। टेक होम मैसेज एक कि डोंट इग्नोर योर डायबिटीज। सबसे पहला, डायबिटिक कंट्रोल हर चीज में बहुत ही जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तुरंत पर्दे का जांच कराएं, प्रेफरेबली रेटिना स्पेशलिस्ट से कराएं। ओके और रूटीन चेकअप कराते रहिए, साल में एक बार। ट्रीटमेंट आता है तो ट्रीटमेंट से भी डरिए नहीं, बिकॉज जितना समय से ट्रीटमेंट होगा उतना ही हमारा आंख बचेगा। सो समय से निदान, समय से सारवार, अगर एक लाइन में बोलने जाएं तो यही एक टेक होम मैसेज रहेगा कि डायबिटीज है तो उससे भी नहीं डरिए, वो भी कंट्रोल हो सकता है। और उसके कोई चेंजेस आए तो उससे भी नहीं डरिए, उसकी भी ट्रीटमेंट्स अभी सारी बहुत अच्छी, बहुत आसानी, बहुत एडवांस्ड अवेलेबल है। ओके सो देखते रहिए अच्छे से, और समय से निदान, समय से सारवार, यही मैसेज रहेगा। थैंक यू डॉक्टर वानी, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स के आप हम लोगों को जैसे मतलब ये वीडियोस आप देखते हो, आप लाइक और कमेंट करते हो, उसकी वजह से हम लोग ऐसे वीडियोस आप तक ला पाते हैं जो पूरे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एंड जब जब हमारे वीडियोस आते जाएंगे, प्लीज शेयर, प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू एक्चुअली गेट टू मेंटेन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, और हम लोग नेक्स्ट टाइम वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।